हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। इस क्लास में हम कॉमन ईरर के बारे में चर्चा करेंगे, जो अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो। इंग्लिश पेपर में आपको कॉमन ईरर से 5 नंबर, 2 नंबर, 7 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कॉमन ईरर्स का कोई निश्चित फाउंडेशन और रूल रेगुलेशन में नहीं है। कॉमन ईरर्स का मतलब है कि आपको इंग्लिश का पूरा नॉलेज होना चाहिए। ग्रामर, ट्रांसलेशन, किस वर्ड के साथ क्या लगता है, इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। इट मीन्स यू मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ ग्रामर एंड ट्रांसलेशन। तो हम लोग पार्ट कर इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा बेसिक नियम पर क्वेश्चन परीक्षा में पूछता है। तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे ऑल, बोथ, हाफ, डबल, ईटीसी। ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं कि जिनके बाद अगर आपको नाउन का यूज करना है, के बाद अगर आप नाउन लगाते हैं तो उसके पहले आर्टिकल देना जरूरी है। उसके पहले आर्टिकल मस्ट हो जाता है। जैसे और बॉय आर हेयर। ऐसे ये सेंटेंस देखने से लग रहा है कि सही है, जनरली ऑल बॉयज आर हेयर, सारे स्टूडेंट यहाँ हैं। लेकिन इसमें चूंकि ऑल के बाद नाउन का यूज कर रहे हैं तो आपको यहाँ आर्टिकल देना जरूरी है। अब वो आर्टिकल क्या होता है तो आप पहले पढ़ चुके हैं, ए, एन या दी। तो यहाँ क्या लगेगा, द। All the boys are here. I bought such a pen. अगर I bought such pen केवल रहेगा तो ऐसे लगेगा कि ठीक है, लेकिन वहां पर ये आर्टिकल जरूरी है। जैसे प्लीज कम इन, प्लीज कम हेयर इन हाफ डैश आवर। तो प्लीज कम हेयर इन हाफ आवर ये जनरली बोलने में लगता है कि सही है, लेकिन जब हम कॉमन ईरर की बात करते हैं, जब ग्रामर की बात करते हैं, तो हाफ और नाउन के बाद आपको आर्टिकल लेना है। तो ये आवर है, आ से उच्चारण इसका हो रहा है स्टार्ट, तो एन लगेगा। तो इस नियम में यही हमको देखना है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद अगर आपको नाउन का यूज करना है तो आपको आर्टिकल वहां पर देना ही है, चाहे ए लगाइए, एन लगाइए या देन लगाइए, द लगाइए, सॉरी। दूसरा नंबर हमने पीछे के क्लास में पढ़ा था कि वर्ब जो हम लोग लगाते हैं वो सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार, यानी एसएसटीपी फार्मूला। लेकिन उसके एक्सेप्शंस में भी हम लोगों ने कुछ नियम पढ़ा कि अगर कोरी कल्पना हो तो सिंगुलर वर्ब के साथ भी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगता है। उसी तरह
जब हम किसी व्यक्ति को ब्लेस करते हैं, कर्स करते हैं, तो वहां भी ये अपवाद लागू होता है। मतलब वर्ब हमेशा प्लूरल यूज होगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ये जनरली आप देखते हैं। किसी को आशीष देना है, आशीर्वाद देना है, अभिलाषा करना है, इस तरह का अगर अर्थ प्रकट हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब लगता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब आता है। जैसे हम लोग जनरली यूज करते हैं, गॉड ब्लेस्ड यू। अब देखिए गॉड क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो नियम के हिसाब से इस वर्ब में एस या ईएस लगना चाहिए था, लेकिन हम लोग जनरली बोलते वक्त भी नहीं इस पर ध्यान देते हैं, ना लगाते हैं। तो ये नियम ही है कि जब आप किसी आशीष का, किसी वरदान, अभिलाषा, ये कामना करते हैं तो वहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट रहे या प्लूरल सब्जेक्ट रहे उससे मतलब नहीं रहता है, वर्ब हमेशा ये प्लूरल ही लगेगा। जैसे गॉड सेव द लाइफ ऑफ किंग, यानी भगवान राजा के जीवन की रक्षा करे। हम आशा करते हैं उसके कामना करते हैं उसके कल्याण के लिए, राजा के कल्याण के लिए। तो यहाँ जब गॉड थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, फिर भी यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लूरल है, यानी सेव है। तो इस तरह के बातों पर ध्यान देना जरूरी है। फिर तीसरा नंबर, कुछ वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, जैसे ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, अ नंबर ऑफ, इस तरह के ढेर सारे हम लोग वर्ड्स यूज करते हैं जो अनिश्चित मात्रा या अनिश्चित संख्या का व्यक्त करते हैं, इंडेफिनिट नंबर या इंडेफिनिट क्वांटिटी। तो इसके बाद लगने वाला वर्ड्स वर्ब सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है। तो कैसे हम, किस नियम के तहत हम वर्ब का प्रयोग करेंगे? तो इसमें नियम है कि a lot of, a number of, sum of, plenty of, से अगर इन सारे वर्ड से, इस तरह के वर्ड से अगर संख्या का बोध हो, नंबर का बोध हो, संख्या का बोध हो, तो इसके बाद प्लूरल वर्ब लगता है। इसके बाद प्लूरल वर्ब लगता है। लेकिन इन्हीं सारे वर्ड एक्सेट्रा, इस तरह का ढेर जितना भी वर्ड है, इनसे अगर मात्रा का बोध हो, परिमाण का बोध हो, क्वांटिटी का बोध हो, तो
इसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है। जैसे एग्जाम्पल, अ लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, a lot of books bought। तो बुक्स काउंटेबल नाउन है, तो वर्ब क्या लगेगा यहां, तो प्लूरल, चूंकि संख्या बता रहा है तो हैव। a lot of eggs broken। तो यहां भी एक्स काउंटेबल है, गिना जा सकता, संख्या बता रहा है तो वर्ब प्लूरल लगेगा, यानी है। अब अगर इसी वर्ड के साथ a lot of milk, a lot of milk dash bought, तो वही वर्ड है a lot of, लेकिन यहां नंबर बताने वाला था, यहां ये अनकाउंटेबल नाउन है, ये मात्रा बता रहा है। यहां a lot of का मतलब क्या हुआ, मात्रा, ये क्वांटिटी बता रहा है, तो क्वांटिटी जब भी बताएगा, मात्रा जब भी बताएगा तो वर्ब सिंगुलर लगेगा, यानी यहां हैज लगेगा। प्लेंटी ऑफ शुगर, प्लेंटी ऑफ शुगर, यहां बॉट, खरीदा गया। तो प्लेंटी ऑफ के बाद जो नाउन है वो क्या है, अनकाउंटेबल है, मात्रा बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, संख्या तो शुगर चीनी का बताएगा नहीं। तो जब भी मात्रा बताए, इन सारे वर्ड के बाद वाला नाउन से अगर मात्रा का बोध होता है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा, यानी हैज लगेगा। और इन्हीं सारे वर्ड के बाद वाले नाउन से अगर संख्या का बोध हो तो वहां वर्ब क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात। फिर ये तो लॉट्स ऑफ की बात हुई, प्लेंटी ऑफ की बात हुई, लेकिन अगर लॉट्स के बाद ऑफ नहीं रहे, केवल लॉट्स रहे तो क्या होगा, तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होगा। अगर लॉट के बाद ऑफ नहीं है तो वर्ब इज ऑलवेज सिंगुलर। लॉट्स के बाद अगर ऑफ नहीं है तो वर्ब क्या लगाएंगे, हमेशा सिंगुलर। हमेशा, जैसे देयर इज लॉस टू से, मतलब कहने को अभी बहुत कुछ बाकी है, हम लोग बात में यूज करते हैं इसको। तो देयर इज लॉस टू से, लॉट्स के बाद ऑफ नहीं है तो वर्ब क्या लगा, सिंगुलर। देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू, अभी बहुत काम करना बाकी है, तो हम लोग क्या बनाते हैं कि देयर इज स्टिल लॉट्स टू डू, बहुत काम करना अभी भी बाकी है। तो यहां लॉट्स के बाद ऑफ नहीं है तो हम वर्ब क्या लगाएं, सिंगुलर लगाएं। फिर 5 नंबर, कभी कभी परीक्षा में क्वेश्चन पूछता है ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ का भी हम लोग चर्चा किए कि वो इंडिफिनिट नंबर बताता है तो वर्ब लगेगा प्लूरल, और इंडिफिनिट क्वांटिटी बताता है तो वर्ब लगेगा सिंगुलर। लेकिन यहां अब है कि
ए नंबर और बी नंबर में क्या डिफरेंस है? द नंबर, ए नंबर। तो द नंबर जब भी रहेगा, इसके बाद का सब्जेक्ट प्लूरल रहे सिंगुलर रहे उससे मतलब नहीं है। वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। क्योंकि द नंबर, ए नंबर के बाद वर्ब जो होता है वो हमेशा प्लूरल होता है। क्यों भाई? जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझना ज्यादा इजी होता है और बहुत दिन तक वो आपके दिमाग में रहता है। ए नंबर ऑफ वाई डैश कम, द नंबर ऑफ वाई द नंबर ऑफ वाई तो ए नंबर ऑफ वाई, तो हम बोले कि ए नंबर जब भी रहेगा तो वर्ब प्लूरल होगा, तो हैड कम। द नंबर ऑफ वाई वर्ब सिंगुलर होगा हमेशा द नंबर में, तो हैज कम। द नंबर ऑफ वाई, तो द नंबर में वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, इज 60। क्यों द नंबर में? तो द नंबर जो है वो निश्चित संख्या को बताता है, और ए नंबर जो है इसका मतलब हुआ कि बहुत, यानी अनिश्चित संख्या। ये अनिश्चित संख्या को बताता है। ये नंबर अनिश्चित संख्या को बताता है जिसका अर्थ होता है बहुत। द नंबर का दो अर्थ निकलता है। एक तो हो गया कि लड़कों की संख्या कितनी है भाई, तो 60 है, वहां बॉयज के आधार पर नहीं, जबकि तीनों में जहां वर्ब लगाए हैं वहां प्लूरल ही सब्जेक्ट है। लेकिन ए नंबर में हम हमेशा प्लूरल और डी नंबर में हमेशा सिंगुलर, ये याद रखने वाली बात है। 6 नंबर, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों रूप में यूज होते हैं। जैसे गवर्नमेंट, जूरी, कमिटी, कंपनी, एक्सेट्रा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट मानकर सिंगुलर वर्ब का यूज कर सकते हैं, या प्लूरल सब्जेक्ट मानकर प्लूरल वर्ब का यूज कर सकते हैं। लेकिन ये सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों मान सकते हैं, लेकिन एक सेंटेंस में अगर हमने इन्हें सिंगुलर मान लिया तो आगे सिंगुलर के हिसाब से ही वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, और अगर प्लूरल मान लिया तो प्लूरल के हिसाब से ही वर्ड्स का प्रयोग करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर उस सेंटेंस में दो वर्ब लग रहा है, गवर्नमेंट के साथ दो वर्ब लग रहा है, स्टाफ के साथ दो वर्ब लग रहा है, ज्यूरी के साथ दो वर्ब लग रहा है, तो हम एक जगह सिंगुलर यूज कर दे और एक जगह प्लूरल यूज कर दे। नहीं, अगर पहले जगह पर सिंगुलर यूज किए हैं तो बाद में भी सिंगुलर ही मानकर उसको यूज करेंगे। अगर प्लूरल यूज किए हैं पहले जगह पर तो बाद में भी प्लूरल यूज करेंगे। यही गलती चेक करने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है इस तरह का। जैसे द गवर्नमेंट had decided
इन इट्स ऑन इंटरेस्ट, यानी सरकार ने ये डिसाइड किया है तो वहां अपने इंटरेस्ट के लिए, तो यहां हमने द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड, यानी हमने गवर्नमेंट को सिमिलर माना है, तो फिर आगे इट्स का यूज हुआ है, यानी ये भी सिमिलर है। आगे जो वर्ड्स इस गवर्नमेंट के लिए यूज किए हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, तो वहां अपने के लिए हमने यूज किया है सिंगुलर वर्ड, ये भी सिंगुलर। फिर इसी लाइन को आप लिख सकते हैं द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड, द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड इन अब इट्स नहीं, हमने यहां गवर्नमेंट को क्या मान लिया, हैव का यूज किया, यानी प्लूरल मान लिया गवर्नमेंट को, तो इट्स के जगह यहां क्या हो जाएगा, देयर। आपने केस में पढ़ा होगा कि इट्स होता है पॉजिटिव केस सिंगुलर में, और प्लूरल में इट का दे होता है सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव के सब्जेक्टिव केस में, तो उसका पॉजिटिव देयर होता है। तो द गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड इन देयर ऑन इंटरेस्ट। उसी तरह ज्यूरी, न्यायाधीश का समूह, तो हैज डिवाइडेड भी होता है, हैव डिवाइडेड भी होता है, हैज डिसाइडेड भी यूज कर सकते हैं, हैव डिसाइडेड यूज कर सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन अगर हैज डिवाइडेड है या हैज सिंगुलर मानकर यूज कर रहे हैं तो आगे भी सिंगुलर वर्ड का यूज करेंगे, चाहे वो केस का हो चाहे जो भी प्रोनाउन जो भी यूज करना है वो सिंगुलर। तो गवर्नमेंट सिंगुलर माने हैं तो सिंगुलर में वर्ड यूज किया है, गवर्नमेंट को प्लूरल माने हैं तो प्लूरल वर्ड यूज किया है, इस पर ध्यान देना जरूरी है। उसी तरह कंपनी कमिटी जो भी डिसीजन लेता है इसी आधार पर। कभी कभी वाक्य का सब्जेक्ट ऐसा नाउन होता है जिससे वजन, मात्रा, दूरी का बोध होता है, जैसे वेट, वेट का बोध हो, भार, अमाउंट का बोध हो, मात्रा डिस्टेंस का बोध हो, दूरी मेजर हो, माप, तो वेट भार वजन अमाउंट मात्रा डिस्टेंस दूरी मेजर माप, तो अगर अर्थ इन सब का निकले उस नाउन से तो वो नाउन सिंगुलर है कि प्लूरल उससे कोई मतलब नहीं है, वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। इस तरह का अगर भाव प्रकट होता है, इस तरह का अगर बोध होता है, भाव प्रकट होता है, तो वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं 10 मील दूरी, 10 माइल, लॉन्ग वे टू वर्क। अब 10 माइल्स 10 माइल्स है, प्लूरल है, ये डिस्टेंस 10 मील का दूरी जो है वो चलना जो है उसके लिए पैदल चलने के लिए ज्यादा है, इस टेंस में है तो दूरी बता रहा है। तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट प्लूरल है उससे कोई मतलब नहीं है, वर्ब हमेशा सिंगुलर लगेगा। अगर दूरी बता रहा है तो वर्ब सिंगुलर लगेगा। 3
टर्न्स ऑफ कोल, 3 टर्न्स ऑफ कोल enough for me. मेरे लिए 3 टन कोयला पर्याप्त है। तो टन्स है, प्लूरल है, लेकिन 3 टन्स जो है ये मात्रा को बता रहा है। तो जब भी मात्रा को बताए, दूरी को बताए, अमाउंट को बताए, तो वर्ब हमेशा सिंगुलर। फिर देखते हैं 5 रुपीज इक्वल टू 500 पैसे। तो 5 रुपया 500 पैसा के बराबर होता है। यहाँ वर्ब का यूज जो करना है तो आदमी देखता है कि ये क्या है, तो रुपीज, रूपी सिंगुलर है, रुपीज प्लूरल है, तो प्लूरल लगा देगा। लेकिन 5 रुपीज है, ये अमाउंट बता रहा है, तो वर्ब हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर। इज इक्वल टू 5 रुपीज इज इक्वल टू 500 पैसे। स्टूडेंट्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन वो पहुंच जाए। आपका एक लाइक हमारे उत्साह को बढ़ाता है। थैंक यू।